नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी के चैप्टर 2 विष के दांत, जिसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, इस पाठ को सारांश के माध्यम से हम लोग अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, ताकि यह जो 20 का दांत चैप्टर है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। साथियों, चैप्टर को पढ़ने से पहले आइए हम लोग कुछ इस चैप्टर के लेखक यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा जी के बारे में जान लेते हैं। चूँकि आप सभी यह तो बहुत ही अच्छी तरीके से जानते ही होंगे कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में लेखक परिचय से अच्छे खासे प्रश्न रहते हैं। तो 20 के दांत चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। साथियों, इनका जन्म की बात की जाए तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को बदरघाट पटना में नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। भाषा ये भोजपुरी भाषा व्यक्ति थे, यानी कि चूंकि बिहार के लोग भोजपुरी भाषा ही बोलना अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है, और हमारे राज्य की यह मूल भाषा भी है। तो नलिन बिलोचन शर्मा की जो मुख्य भाषा थी वह भोजपुरी ही थी। साथियों, इनके पिता का नाम पंडित राम अवतार शर्मा और माता जी का नाम था इनका रत्नावती शर्मा। आप इनके माता पिता का नाम भी अवश्य याद रखेंगे। साथियों, इनकी कुछ रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन और मानदंड। कुछ इनके हिंदी उपन्यास भी हैं, जैसे कि विशेषतः प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना। और इनके आलोचनात्मक ग्रंथ में एक है 20 के दांत, जो कि आपके चैप्टर का भी नाम है। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही बेहतर तरीके से समझने का प्रयत्न करते हैं। साथियों, सेन साहब जो है ना, इस चैप्टर के मुख्य रूप से सेन साहब ही चित्रित किए गए हैं और उनके जो पुत्र हैं काशू, ठीक है, जिसे खोखा से संबोधित किया गया है, इन्हीं दोनों की जीवन का वर्णन है कि कैसे अमीर लोग जो हैं वह गरीबों के जीवन पे अपना हुक्म जमाते हैं, चाहे उनकी गलती भी ना हो फिर भी उन्हें सजा देते हैं। साथियों, सेन साहब जो हैं एक अमीर आदमी हैं। सेन साहब एक अमीर आदमी हैं और उनके 5 लड़कियां थी, एक लड़का था। लड़कियां क्या थी? कठपुतलियां। वे किसी चीज को तोड़ती फोड़ती वे किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं थी। साथियों, सेन साहब जो हैं एक बहुत ही अमीर आदमी हैं, ठीक है, और उनकी 5 लड़की है और एक लड़का है। लड़के का नाम आपको बता दिए, कासू है, जिसे खोखा नाम से भी कई लोग संबोधित करते हैं। और उनकी 5 जो बेटियां हैं, जो उनकी 5 लड़कियां हैं, कौन कौन? सीमा है, रजनी है, आलू है, शेफाली है और आरती। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। इनकी 5 लड़कियां हैं जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से, यानी कि अपने माता पिता के मार्गदर्शन पे ही कोई कार्य को करती हैं और वे किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं है। दौड़ती और खेलती भी तो हैं, वह केवल शाम के समय ही, और किसी भी समय वे दौड़ती खेलती भी नहीं है। सेन साहब एक नई मोटर कार खरीदते हैं 7,500 में, जिस मोटर कार का नाम था स्ट्रीमलिंड। साथियों, एक नए मॉडल की कार जो है वह सेन साहब को काले रंग की खूब पसंद आ जाती है और उसको वह 7,500 रुपये में खरीदते हैं। और उस गाड़ी का क्या नाम है? स्ट्रीमल इंड नाम रहता है। काली चमकती हुई खूबसूरत गाड़ी थी। सेन साहब को उस पर नाज था। साथियों, जो सेन साहब थे ना, उस गाड़ी पे नाज करते थे कि हमारे पास स्ट्रीमल इंड नामक एक काली खूबसूरत सी गाड़ी है। एक धब्बा भी न लगने पाए, क्लीनर और सोफर को सेन साहब की सख्त हिदायत थी। साथियों, सेन साहब और मिसेस सेन जो थे वह एक प्रकार के ऐसे विचारधारा के व्यक्ति थे जो मतलब अक्सर जो सेन साहब हैं वह क्लीनर और सोफर को फटकार भी लगाते थे अगर गाड़ी पे कहीं एक खरोच भी लग गया तो, या धूल कण भी जमा हो गए तो। चूंकि खोखा सबसे छोटा और सेन साहब का नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था,
इसलिए मोटर को कोई खतरा था तो खोखा से ही। चूंकि खोखा इकलौता उनका वंशज था, इकलौता बेटा था, और वह उसको मना भी नहीं कर पाती थी किसी भी कार्य को लेकर के, और उसको डांटते भी बड़े भी लोग प्यार से थे। अगर वह गलती कोई दूसरा कर दे तो न जाने किसकी सामत आ जाती थी, ठीक है, अगर वह गलती कोई और कर दे तो। लेकिन खोखा को उन्होंने बहुत ही अत्यधिक छूट दे रखी थी। तो इसलिए अगर मोटर कार को कोई खतरा तो हो सकता था तो केवल खोखा से ही हो सकता था। एक दिन की बात है कि सेन साहब का सफर एक औरत से उलझ पड़ा। बात यह थी कि उसके 5-6 साल का बच्चा मदन गाड़ी को छू करके गंदा कर रहा था, और सोफर ने जब मना किया तो वह उल्टे सोफर से ही उलझ पड़ी। साथियों, जब सेन साहब और उनके कई मित्र जो थे वह आपस में बैठ करके बातचीत कर रहे थे, जैसे कि आप अब जब पुस्तक अच्छी तरीके से पढ़िएगा तो आपको उसमें बताया जाएगा कि एक सिंह साहब थे, एक पत्रकार महोदय थे। वह लोग एक जगह बैठ कर के अच्छी तरीके से बात कर रहे थे, तो अचानक सेन साहब को बाहर जो है वह कुछ हल्ला सुनाई दिया, झगड़ा सुनाई दिया। तो सेन साहब बाहर की ओर निकले, साथ ही साथ उनके मित्र जो थे वे लोग भी निकले। सेन साहब ने देखा कि सोफर से एक औरत क्या हो रही है, उलझ रही है, यानी उससे झगड़ा कर रही है। माजरा यह था कि एक 5-6 साल का लड़का था उस औरत का, जिसका नाम क्या था, मदन। वह गाड़ी को छू करके गंदा कर रहा था, और सोफर ने जब मना किया तो वो उल्टे सोफर से ही उलझ पड़ी, यानी कि सोफर से ही वह झगड़ा करने लगती है। वह मामला अभी सिमटा ही था कि इसी बीच खोखा ने मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर कर दिया। साथ ही यह मामला भी चल ही रहा था और सिमट ही रहा था, तो जो सेन साहब का लड़का था कासू, जिसे खोखा भी कई लोग पुकारते हैं, वह क्या करता है कि सेन साहब का जो भी मोटर कार है ना, उस मोटर कार में जो बैक वाला जो शीशा नहीं लगा रहता है जिससे बत्ती जलती है, ठीक है, वह उसको फोड़ देता है, चकनाचूर कर देता है। लेकिन सेन साहब ने इसका बुरा नहीं माना और अपने मित्रों से कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। कासू ने सिंह साहब के अगले तथा पिछले पहिए की हवा भी निकाल दी थी। साथियों, जैसे कि एक चकनाचूर की आवाज़ जब सुनाई देती है, सेन साहब को दौड़ते दौड़ते वहां पे जाते हैं, उनके पीछे पीछे सोफर भी जाता है कि आखिर गाड़ी को क्या हो गया। तो वे लोग देखते हैं कि जो कासू है वह क्या कर दिया है, जो गाड़ी है उसका जो बैक लाइट है उसको वह क्या कर दिया है, तोड़ दिया है, चकनाचूर कर दिया है। अपने मित्रों के साथ थे सेन साहब और अपनी बुराई भी नहीं करना चाहते थे। अपने बेटे को डांटे तक नहीं, उसे प्रेम से डांटते हैं और अपने मित्रों से यह कहते हैं, देखिए मैं जो हूँ यह अपने पुत्र को यानी अपने बेटे को, कासू को, मैं इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, और उसका ट्रेनिंग मैं अभी से क्या कर दिया हूँ जी, चालू कर दिया हूँ। लगता है कि यह जो मेरा बेटा है कासू, वह यह देखना चाहता था कि जो गाड़ी का जो बैक लाइट है, ठीक है, जो शीशा है, इसके अंदर जो लाइट है वह जलता कैसे है। इसलिए इसने क्या कर दिया है जी, यह गाड़ी के बैक लाइट को क्या कर दिया है, चकनाचूर कर दिया है। साथियों, कासू की शरारत इतनी पर खत्म नहीं हुई थी। उसने क्या किया था कि सिंह साहब के अगले तथा पिछले पहिए का हवा निकाल दिया था। ठीक है, जैसे ही सिंह साहब दरवाजा खोलते हैं, ठीक है, कि जा करके कार में बैठ करके घर जाएं तो देखते हैं कि क्या है जी, लगता है कि गाड़ी क्या हो चुकी है, पंचर हो चुकी है। तो फिर वो अपने ड्राइवर को बोलते हैं उसको बनाने के लिए। जब मिस्टर सिंह विदा हो गए तो सेन साहब ने मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनके फैक्ट्री में किरानी था, उसे सेन साहब ने खूब खरी खोटी सुनाई। साथियों, जो मदन की जो माँ जो थी वह सुफर से तो झगड़ा कर ही रही थी, लेकिन मदन की भी उतनी गलती नहीं थी जितना ये लोग उसको समझ रहे थे। तो क्या हुआ था कि जो मदन का जो पिता था ना, वह सेन साहब का जो कंपनी था, सेन साहब की जो फैक्ट्री थी, उसमें वह किरानी का काम किया करता था। सेन साहब ने उसको बुलाया, और मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था, गिरधर लाल को बुलाया, और सेन साहब ने उसको खूब खरी खोटी सुनाया और कहा कि बच्चों को संभाल कर रखो। उस रात गिरधर लाल ने अपने बेटे मदन की खूब पिटाई की। साथियों, सेन साहब के द्वारा खरी खोटी सुनने पर जो गिरधर लाल है वो अपने बेटे को आकर के घर पे खूब पिटाई करता है, बहुत पीटता है।
चूँकि वह जो है वह सेन साहब के यहाँ ही काम करता था, अगर सेन साहब उसको काम से निकाल देते, तो उनके परिवार का भरण-पोषण कैसे होता? इसलिए वह अपनी गलती भले ही ना हो, सेन साहब ने उससे अगर शिकायत कर दी तो अपने बेटे को आके वह क्या करने लगा? पीटने लगा। दूसरे दिन शाम को मदन कुछ लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। उसके अगले दिन की बात है कि जो मदन है ना, वह अपने कुछ मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ लट्टू को नचा रहा था। खोखा ने भी लट्टू नचाने के लिए मांगा, लेकिन मदन ने उसे फटकार दिया। अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू नचाने, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। यानी कि मदन को उसके बाबा की, उसके पिताजी की, यानी कि सेन साहब की कार छूने के कारण उसको उसके ही पिता ने, यानी कि मदन के पिता ने, गिरधर लाल ने उसको खूब पीटा था, जिसके कारण वह इसी तंज में था कि अब हम उनसे कोई भी नाता उसको रखना नहीं है। लेकिन जो कासू है ना, वह क्या करता है कि मदन के पास आता है। मदन के कुछ दोस्त भी लट्टू खेल रहे थे और उनसे बोलता है कि मुझे भी लट्टू नचाने के लिए दो, ठीक है। लेकिन जो है मदन बहुत ही गुस्से में ऐसी बात बोल देता है कि नहीं मिलेंगे तुझको लट्टू नचाने के लिए, ये लट्टू तेरे नहीं हैं, जा अपनी बाबा के मोटर, जो अपने तुम्हारे पिताजी जो स्ट्रीमल इंड काली कार खरीद के लाए हैं, जा करके तुम उस पे बैठो। कासू को गुस्सा आ गया, इतने में कासू तंज में आ गया, गुस्से में आ गया। वह इसी उम्र में अपनी बहनों पर और नौकरों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल उसे कोई कुछ कह दे। साथियों, कासू इतना छोटा था ना कि उसी उम्र में भी, इतने छोटे होने के बावजूद भी, अपनी बड़ी बहनों को और घर के नौकरों पे हाथ उठा देता था। उसको यानी कि कोई भी कुछ कह दे जो उसे पसंद ना हो, तो उसको वह क्या कर देता था? पीट देता था। उसने ना आव देखा ना ताव देखा, मदन को जब एक गुस्सा कस दिया, वह क्या करता है? कासू मदन को एक चाटा लगा देता है, गुस्सा कस देता है। मदन भी कासू पर टूट पड़ा, और मदन भी कहाँ मानने वाला था। क्योंकि साथियों, सेन साहब ने गिरधर लाल को खरी खोटी सुनाने के पहले कहा था, यानी कि जब वह मदन की शिकायत जो है वह गिरधर लाल से सेन साहब करते हैं, उस वक्त कहते हैं कि अगर तुम अपने बच्चे को नहीं संभालोगे, वह बच्चा आगे चल करके या तो गुंडा बनेगा, चोर बनेगा, बदमाश बनेगा। और तुम जानते ही हो कि आज के समय में गुंडे, चोर और बदमाश की हालत कैसी है, गुंडे, चोर और डाकू की हालत कैसी है, ठीक है। तो इसी पर का जो मदन होता है वह कासू पर टूट पड़ता है और उसकी मरम्मत जम करके कर देता है। यानी कि मदन जो है ना, खूब अच्छी तरीके से कासू की पिटाई कर देता है। लेकिन साथियों, ऐसा सोचिए कि अगर एक गरीब घर का बालक, यानी कि झोपड़ी वाला, की लड़ाई अगर महल वाले से होती है ना, तो महल वाले ही अक्सर जीतते हैं। क्योंकि जो अन्य झोपड़ी वाले जो होते हैं ना, और भी दूसरे झोपड़ी वाले, वह मदद जो है ना, वह अपनी झोपड़ी वालों की नहीं करते, वह महल वालों की ही करते हैं। लेकिन जो मदन है ना, वह मदन के जितने भी दोस्त थे ना, उसने ना मदन के दोस्तों ने मदन की मदद की, ना कि कासू की मदद की। दोनों को वैसे ही छोड़ दिया, ठीक है। और दोनों आपस में क्या किए? मारपीट किए। मदन ने खूब बढ़िया तरीके से किसको पीट दिया जी? कासू को पीट दिया। क्योंकि अब सोचिए, कासू सेन साहब की नज़र में अच्छा लड़का है और मदन तो चोर डाकू है, ठीक है। तो मदन को तो और बेहतर तरीके से उसको पीटना चाहिए, तो मदन ने भी कोई भी कसर नहीं छोड़ा। साथियों, कासू रोता हुआ घर चला गया, ठीक है। लेकिन मदन मदन जो है वह घर नहीं लौटा, क्योंकि मदन को ऐसा महसूस हो चुका था कि कासू रोता हुआ घर गया होगा और अपने पिताजी से शिकायत किया होगा, तो सेन साहब ने उसके मदन के पिता को खरी खोटी फिर से सुनाया होगा और मदन की शिकायत की होगी, जिसके कारण जो गिरधर लाल है घर पे आकर के मदन की खूब पिटाई करेगा। इसलिए मदन घर नहीं जा रहा था। लेकिन जैसे ही 8-9 बजे मदन को खूब तेज भूख लग गई, वो 8-9 बजे रात को मदन इधर उधर घूमते हुए गली के दरवाजे से घर में घुस गया। डर तो यही है कि आज अन्य दिनों की अपेक्षा मार अधिक लगेगी। मदन मन ही मन सोच रहा था कि लगता है कि अन्य दिनों के मुकाबले, अन्य दिनों में तो मैंने कासू को बढ़िया से पीटा भी नहीं है कभी भी, तब हमारे पिताजी जो हैं हमको इतना पीटे हैं। आज तो मैंने कासू को इतना अच्छी तरीके से पीटा है कि कासू के दो दो दांत टूट गए हैं। जो कासू के दो दो दांत हैं वह क्या कर दिए हैं? टूट गए हैं। तो सोचिए उसके पिताजी उस दिन कैसे उसको पीटेंगे, कितना पीटेंगे।
इसी डर से वह घर नहीं जा रहा था और उसने भी इधर उधर घूमते हुए गली के दरवाजे घर में घुसा। फिर भी उसको भूख लगी थी और रसोई घर में चला गया। भरपेट अच्छी तरीके से पहले खाना खा लिया, फिर बगल वाले कमरे के दरवाजे पर जाकर के अंदर की बात सुनने लगा। यानी कि वह यह तलाशने लगा, यह सुनने की कोशिश कर रहा था कि उसके मम्मी पापा उसको पिटाई करने की तो बात नहीं कर रहे हैं। यानी कि कासू का जो उसने मरम्मत किया है, उसकी धुलाई की है, उसकी वजह से उसके मम्मी पापा मदन को पीटने की तो बात नहीं कर रहे हैं। उसे इस बात का ताजुब हो रहा था कि उसके पिता क्यों गरज तरज नहीं रहे हैं, जबकि उसने कासू के दो दो दांत तोड़ डाले थे। साथियों, अन्य दिनों की अपेक्षा जो है वह मदन ने काफ़ी बड़ा अपराध कर दिया था उसके पिता की नज़र में, कि मदन ने उसको अच्छी तरीके से क्या किया थी, कासू को अच्छी तरीके से पीटा था, जिसके कारण कासू के दो दांत टूट गए थे। तो इसी ताज्जुब में वह था कि उसके पिताजी आज मदन के बारे में उतने अच्छी तरीके से गुस्सा भी नहीं कर रहे हैं, या कोई भी बात को बोल रहे हैं बड़ी अच्छी तरीके से बोल रहे हैं, गुस्सा नहीं कर रहे हैं। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? इसका कारण यह था कि उसके पिता को नौकरी से हटा दिया गया था और मकान खाली करने का आदेश दिया जा चुका था। साथियों, सेन साहब ने जो है ना, वह कासू को पीटे जाने पर, कासू की पिटाई होने पर मदन के पिताजी यानी गिरधर लाल को वह बोल देते हैं कि तुम अब हमारी कंपनी में कार्य, हमारी फैक्ट्री में कार्य नहीं करोगे, इसलिए तुम जिस मकान में रहते हो उस मकान को अब क्या कर दो जी, खाली कर दो। यानी कि उसके पिता को नौकरी से निकाला जा चुका है। वह दबे पांव बरामदे पर रखी चरपाई की तरफ सोने के लिए चला ही कि अंधेरे में उसका पैर लोटे पर लग गया। ठन ठन की आवाज सुनकर गिरधर लाल बाहर निकला और मदन की ओर बढ़ा। उसके चेहरे से नाराजगी के बादल छट गए। साथियों, लेकिन फिर भी मदन डरा हुआ था, सहमा हुआ था। पिताजी हैं, कभी भी पीट सकते हैं। इसलिए मदन दबे पांव कि किसी को मालूम न चले कि मैं आ गया हूँ। वह जैसे ही बगल वाले कमरे में सोने के लिए जा ही रहा था कि अंधेरा था और एक लोटा उसके पांव से लग गया और गिर गया। और जब लोटा गिरता है तो उससे आवाज़ तो उत्पन्न होती ही है, और आवाज़ से जब ठन ठन की आवाज़ सुनाई दी तो उसके पिताजी और साथ में उसकी माताजी, जो उसकी माँ थी, वह बाहर निकले। साथियों, जैसे ही मदन के पिताजी जो हैं यानी कि गिरधर लाल जो है वह मदन की ओर बढ़ता है तो उसके चेहरे से नाराजगी के बादल छट गए। यानी कि वह नाराज नहीं था। उसने मदन को अपनी गोद में उठा करके बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा। साथियों, एक पिता जो है वो अपने पुत्र को गोद में उठाता है बड़ी प्रेम से और बेपरवाह, किसी का परवाह ना करते हुए एकदम उल्लास से, एकदम खुशी से, गर्व के साथ बोल उठता है, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। यानी कि उसके पिता जो है गिरधर लाल जो है वह मदन को गोद में उठा करके बोलता है कि शाबाश, तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है। एक मैं हूँ कि मैं उनकी हुक्म का पालन करते रहता हूँ, उनके द्वारा बताई गई बातों को करता रहता हूँ, लेकिन तुमने तो उसके बेटे यानी कि जो खोखा है उसके तुमने दो दो दांत तोड़ तोड़ दिए। बहुत ही शाबाश, बहुत ही बढ़िया काम किए हो तुम। यानी कि साथियों, लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति स्वार्थवश ही किसी का अपमान सहन करता है, स्वार्थ रहित ईंट का जवाब पत्थर से देता है। इसी मजबूरी के कारण गिरधर अपने पुत्र को निर्दोष होते हुए भी पीटता था, क्योंकि विष के दांत लगे हुए थे। इसे टूटते ही दुत्कार प्यार में बदल जाता है। यानी कि साथियों, जो लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा जी, वह यहाँ पे यह कहने की प्रयत्न कर रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति है ना, वह स्वार्थवश ही किसी का अपमान को सह सकता है। यानी कि अगर आपको किसी दूसरे व्यक्ति से फायदा हो तभी आप उसके द्वारा कई बातों को सहन कर सकते हैं। जैसे एक ऑफिस में जो उसका जो बॉस होता है, ऑनर जो होता है, वह अपने कर्मचारियों को जो भी बोल दे, लेकिन कर्मचारी उसका जवाब नहीं देते। क्यों? क्योंकि उन जो कर्मचारी होते हैं उसको उसी ऑफिस में काम मिला हुआ है और उन्हीं के काम को कर रहे हैं। अगर ज़्यादा बोलेंगे तो जो मालिक होगा उनको काम से निकाल भी सकता है। इसलिए स्वार्थ है और स्वार्थवश व्यक्ति अपमान को सहन करता है। जैसे मदन के पिता गिरधर लाल ने सेन साहब के द्वारा किए गए अपमान को सहा था, क्योंकि स्वार्थ भी छिपा हुआ था। वह सेन साहब की फैक्ट्री में कार्य करता था किरानी के तौर पे।
स्वार्थ रहित ईंट का जवाब पत्थर से देता है, लेकिन स्वार्थ खत्म हो गया। यानी कि सेन साहब ने गिरधर लाल को किरानी के पद से नौकरी से हटा दिया, तो स्वार्थ खत्म हो गया। और अगर आपका किसी चीज में स्वार्थ नहीं है तो आप ईंट का जवाब किससे देते हैं? पत्थर से। यानी कि कोई मान लीजिए एक ईंट चलाया, तो आप उसको एक बड़ा सा पत्थर लेकर के मारते हैं। मतलब बहुत ही दुगनी गति से आप उसके प्रश्नों का जवाब देते हैं। इसी मजबूरी के कारण गिरधर अपने पुत्र को निर्दोष होते हुए पीटता था। और चूंकि वह किरानी के पद पे सेन साहब की फैक्ट्री में कार्य करता था, इसलिए जो है वह गिरधर लाल जो है वह मदन को आता था, और मदन कोई भी गुनाह भी नहीं किया रहता था, कोई बदमाशी भी नहीं करता था, फिर भी मदन को पिटाई हो जाती थी। लेकिन मदन ने क्या किया है कि कासू के जब जैसे उसने 2 बीस के दांत तोड़ डाले हैं, वैसे ही सेन साहब ने उसके पिता को नौकरी से निकाल दिया है। और उसके पिताजी भी हैं जो मदन को इस कारण से बहुत ही प्रेम कर रहे हैं। साथियों, आशा करता हूँ आपको यह जो चैप्टर है नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा रचित 20 के दांत पाठ आपको बेहतर तरीके से कम समय में अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो जो भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, सखा हैं, आप उनके साथ इस वीडियो को अवश्य साझा कीजिएगा। चूँकि एग्ज़ाम भी नज़दीक है और आपको बेहतर तरीके से भी तैयारी करने की आवश्यकता है। तो आप सभी अगर इस पीडीएफ नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप याद रखिएगा साथियों कि आप कोशिश कीजिएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा का जो भी परिचय है, जो हमने यहाँ पे महत्वपूर्ण लिखवाया है, वैसे तो इनका परिचय आपके किताब में बहुत ज़्यादा दिया गया है, लेकिन आप कम से कम इतना अवश्य याद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपकी परीक्षा में जो प्रश्न बने आपसे, मतलब प्रश्न जो आए आपसे वह बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।